सारे बन के तैयार हो चुकी है और 96 पे जो है वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो इस प्रकार जो है पार्टी का एक बड़ा स्वरूप जो है वो सामने निकल कर आया है। 10 साल में जिस प्रकार हमें पता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की राह पकड़ी, तरक्की की और लगातार जो है वो सकारात्मक रूप में देश को आगे भी बढ़ाया और हमें विश्व में एक नए पटल पे पहचान भी दिलाई। अनेकों योजनाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने और इसका प्रचार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने किया है। इसमें जो फ्लैगशिप योजना हमारी सरकार की है उसमें हमारे जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं का हिमाचल प्रदेश को भी बड़ा लाभ हुआ। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, सुकन्या और गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये सारी जो योजना है उसमें हिमाचल प्रदेश में भी विस्तृत लाभ जो हुआ है। 1 लाख से अधिक घर जो है आवास योजना भी मिले। हमारे 100% जो है वो वाटर कनेक्शन जो है वो हर घर नल योजना में लगे। इस प्रकार हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हम कुछ तुलनात्मक जानकारी देना चाहेंगे कि किस प्रकार से 2004 और 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी जो कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में चली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 से लेके वर्तमान समय तक चल रही है उसमें कई चीजों में विस्तार हुआ है। और जैसे हम आपने बात करें तो औषधि केंद्र पहले 80 थे और अब जो है वो 9484। तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क जो है वो दिखा है। रेलवे लाइन का विस्तार भी जो है वो 1520 किलोमीटर थी पहले और अभी जो है वो 2625 है। साथ ही राजमार्ग जो है वो 91,287 थे और अब 1,45,155। एम्स की हम बात करें तो केवल मात्र एम्स पहले 7 थे और अब 23 हो गए। उसमें से एक सौभाग्यशाली हमें एम्स बिलासपुर में भी मिला है जिसकी लागत 1500 करोड़ की है और उसमें काफी सुविधाएं जो है शुरू भी होगी और ऐसे टेस्ट भी यहाँ पे मिल रही है एम्स के अंदर जो चंडीगढ़ वगैरह में बहुत महंगे होते हैं और बाहरी संस्थाओं में काफी महंगे होते हैं। उनका भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उद्घाटन करके भी गए थे। तो इस प्रकार जो है काफी विस्तार अगर मैं करूंगा तो ये लंबी गाथा है। तो कुल मिला के जो है ये पिछले जो आपका 10-11 साल का सफर रहा भारतीय जनता पार्टी का उसमें भारत को नई उड़ान मिली, नई उम्मीद मिली और आने वाले समय में भी हम विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर करेंगे। केंद्र सरकार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो या हो, केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश का ख्याल रखा है और वर्तमान कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से दोषारोपण करती है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं दिया, मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष 11 से 12 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते हैं और यह विशुद्ध रूप से जितनी भी योजना है उसके अंतर्गत भी आता है, जैसे पोषण योजना और आपदा के लिए तो सारे फंड्स लगातार आते हैं। पर ये सरकार जो है ये धन्यवाद करना नहीं जानती, केवल मात्र झूठ बोलना जानती है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो जब से ये सरकार बनी है तब से 5000 करोड़ से, पर तब भी ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रगति के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने कुछ नहीं दिया। आपदा के लिए पिछले वर्ष तक यह आंकड़ा 3000 करोड़ था और अभी विशुद्ध रूप में आप देखेंगे कि हाल ही में 139.64 करोड़ अभी ही आया है। तो लगातार ये पैसा आ रहा है पर सरकार मानने को तैयार नहीं है। इनको हम याद दिलाना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती योजना में अभी 5 अप्रैल को 50 करोड़ रुपए आए। आपदा का मैंने आपको बता दिया वो भी 5 अप्रैल को आए थे। राष्ट्रीय जो आपके मार्गों के लिए विभिन्न परियोजना के अंतर्गत जो है वो 267 करोड़ रुपए इनको 4 अप्रैल को मिले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर जो 21 पुलों की इन्होंने बात करी थी, क्षतिग्रस्त भी हो गए थे आपदा के अंदर, उसके लिए इनको 309 करोड़ की राशि मिली और कृषि विकास योजना के लिए 106 करोड़ की राशि मिली और केंद्र जो आपके पर्यटन मंत्रालय की स्कीम है
उसके अंदर चिंतपूर्णी माता मंदिर के लिए भी 56 करोड़ रुपए मिले। तो ये सब पैसा जो है ये केंद्र दे रहा है और मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनकी मित्र मंडली लगातार उठती है और कांग्रेस की पार्टी दोषारोपण करती है कि कुछ नहीं मिल रहा है। हम इनसे जवाब मांगते हैं। यहाँ से माननीय मंत्री जी भी है और मंत्री जी भी इनको जो है सरकारी मुआवजे है, उनको भी बताना चाहिए हम बोल रहे हैं कि वो सत्य है या आप झूठ बोल रहे हैं। इनको हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमने एम्स तो लाया ही है, पर साथ में हम मेडिकल डिवाइस पार्क भी लेके आए, वर्ल्ड ड्रग पार्क भी लेके आए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी लेकर आए, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर भी लेकर आए और 6 मेडिकल कॉलेजेस उसमें भी लेके आए। पर इनको नाहन मेडिकल कॉलेज में राजनीति करने की जो है वो ज्यादा चिंता हो रही है कि उसका स्थानांतरण किया। साथ में हमने कैंसर हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर्स और अनेकों प्रकार के जो है हमने जो चीजें हैं वो केंद्र से जो है लाभ हिमाचल प्रदेश को लाए। अगर हम चंडीगढ़ बद्दी की बात करें, या रेलवे निर्माण हो रहा है और 33 किलोमीटर का जो है ये पैच है और इसमें फरवरी 2025 तक जो है वो 967.9 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र द्वारा खर्च लिए गए और इसमें स्टेट शेयर जो है वो 178.95 करोड़ पेंडिंग है। तो इसमें साफ झलकता है कि केंद्र से जितनी भी योजनाएं हैं तो सरकार चाहती ही नहीं है कि वो योजनाएं धरातल पर उतरे, क्योंकि अगर ये उतरेगी तो जय जयकार तो केवल केंद्र सरकार की होनी है और ये सरकार जो है ये कुछ अपने उसमें खाते में नहीं डाल पाएगी और इससे जनता का इनका प्रलय दिखता है कि जनता के बारे में नहीं सोचते। अब कांग्रेस सरकार के समय में तो केवल हाहाकार ही मचा है पूरे प्रदेश में। आप देखेंगे कि प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ लोन ले लिया गया, 1,04,000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस सरकार के राज में पहुंच गया है और रिकॉर्ड 33 से 34,000 करोड़ का लोन इन्होंने केवल मात्र अपने 2-2.5 साल के सफर में लिया और ये कहते हैं कि कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार ने किया है। ऐसा तो नहीं है। हमने पूरे 5 साल के अंदर जो है 20 से 26,000 करोड़ का लोन लिया और आपने 2.5 साल के अंतर्गत जो अपना सफर है उसमें ही 34,000 करोड़ ले लिया। तो फर्क तो इसमें साफ दिखता है और जनता जानती है कि कौन गलत और कौन ठीक है। अगर आप देखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो यहीं से है और अगर वो बात करते हैं कि जनता पर बोझ ना डाले डाले या डाले, तो अभी उनकी स्टेटमेंट आई थी कि पर्ची के ऊपर भी 10 रुपए जो है वो आईजीएमसी और अस्पतालों में लेना चाहिए। और तर्क देखिए किस प्रकार के तर्क देते हैं कि पर्ची के अगर 10 रुपए देंगे तो पर्ची सेफ रहेगी। इसका मतलब स्वास्थ्य लाभ भी देना चाहते हैं आप, केवल मात्र वहां भी जो है वो जनता पर बोझ डालना चाहते हैं। क्या यही आपका आत्मनिर्भर भारत का मॉडल है? यही आपका आत्मनिर्भर हिमाचल का मॉडल है? आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आम जनता की जेब पर डाका डालें। आपका आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट्स हैं, जैसे एचआरटीसी के माध्यम से हो गया, आपकी कॉर्पोरेशंस हो गया, बोर्ड्स हो गए, जहां पे आपने अपने मित्रों को एडजस्ट किया है, वो उन मित्रों से आप निवेदन किए कि उनको आप प्रॉफिटेबिलिटी में लाए, क्योंकि अगर वो कमाएंगे तभी वहां के एम्प्लॉय की सैलरी भी अच्छी निकलेगी और साथ में वेतनमान भी अच्छा मिले। आज की डेट में तो संकट है ही, जब भी अपनी सैलरी डे आता है तो एम्प्लॉय आज की डेट में यही सोच रहा होता है कि सैलरी आएगी भी कि नहीं है। पेंशन भोक्ता बोलता है कि पेंशन आएगा कि नहीं आएगा और पुराने लाभ तो भूल ही जाओ। आज की डेट में सब सड़कों पर है, ना डीए, ना टीए, ना सैलरी, ना पेंशन। तो आप दे क्या रही और आप बोल रहे हैं हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के रूप में है। आप झूठ बोल रहे। अब हमीरपुर का एक इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा कि अब जादू के जो इन्होंने शो करने उसके लिए भी आपदा और सीएम, और वो भी 30%, फिर चिट्ठी को रोल बैक करते हैं। तो अब इस सरकार की जो है वो सीरियसनेस देखिए कि अब आपदा प्रबंधन का पैसा भी जो है वो आप जादूगर शो के लिए मांगेंगे। एचआरटीसी में जो है वो न्यूनतम किराया 10 रुपए हो गया, हाहाकार मची है और उप मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछो। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ा ना आपकी सरकार है, तो आप बताएंगे या भारतीय जनता पार्टी बताएगी? और न्यूनतम किराया में आप देख रहे हैं कि हाँ अब शोर ज्यादा मच गया तो हम रोल बैक का भी सोच सकते हैं। तो क्या हम इस सरकार को यूटर्न वाली सरकार माने कि हर डिसीजन लेंगे फिर यूटर्न करेंगे? अब लगेज टैक्स तो आपको पता ही होगा
कि अब जो कुकर है वो भी मंडी से शिमला चलेगा, वो उसकी भी 200-400 रुपए लेगी। तो इस प्रकार के जो ये इंसिडेंट्स इस सरकार में हो रहे हैं, तो ये सरकार केवल मात्र जो है ये अपने मित्रों की सरकार बन के रह गई है और जनता के बारे में ये नहीं सोचती है। अब कुप्रबंधन के ऊपर तो हम निकल जाएंगे तो ये काफी बड़ी वारदात हो जाएगी, क्योंकि 2.5 साल के अंदर जो है जब हम इनके काले कारनामों का पत्र लेकर आए थे तो वो भी बहुत बड़ा होगा। पर एक चीज तो तय है कि अगर आज चुनाव हो जाएगा तो कांग्रेस की पार्टी अपने विधायकों के चुनावों में खाता खोलने में उनको दिक्कत हो जाएगी। आज की डेट में, आज के समय में जो जनता की आवाज है वो केवल मात्र यही कह रही है कि सुप्रीम सरकार नहीं चाहिए, कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए, झूठे वायदों वाली सरकार नहीं चाहिए, बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार नहीं चाहिए, महिलाओं को ठगने वाली सरकार नहीं चाहिए, किसान को ठगने वाली सरकार नहीं चाहिए, गोबर जो ये खरीदने की बात कर रहे थे उसके ढेर लगी है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, दूध और जितनी भी ये बात करते थे कि हम खरीदारी करेंगे वो उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और जब से ये माफिया राज हावी हुआ, आप चिट्टे देखिए किस प्रकार से बढ़ रहा है, खनन माफिया हावी है। आपके सोलन जिले में तो आपने देखा ही है कि खनन किस तरीके से बढ़ रहा है, और यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ऐसी चरम सीमा में पहुंच गया है कि एक बद्दी में एक फैक्ट्री की रिटेनिंग वॉल जो है वो गत शक्ति योजना से डाल के पैसा उसकी रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है, और इन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर दिया। तो इस प्रकार की जो सरकार है ज्यादा देर नहीं चलेगी। और ये जो बात कर रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक रख रहे हैं, आज इंजीनियर विमल नेगी जी का देहांत हुआ और रहस्यमय तरीके से हुआ, और आज जो है उसकी रिपोर्ट भी दायर की गई है, तो उसके ऊपर ये सीबीआई जांच करवाने को क्यों तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हर जिले में, हर खंड में, हर बच्चा, हर जनता का भागीदारी यही पूछ रहा है कि विमल नेगी की मृत्यु कैसे हुई, पर सरकार बोल रही है हम कर रहे हैं, जब परिजनों जो है उनको विश्वास ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, हमें सत्य पे भरोसा ही नहीं है, सत्य बोल रहे, झूठ बोल रहे, वो मांग रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, पर ये सरकार ने तो मौन व्रत धारण कर रखा है, केवल मात्र झूठ बोलते हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे कि उनके जो इसमें आरोपी है देशराज, वो बेल लेने गए, हिमाचल प्रदेश का विजिलेंस डिपार्टमेंट, आईबी डिपार्टमेंट क्या सो रहा था? वो अपना फोन स्विच ऑफ करता है, गायब होता है, यहां से दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली में बेल एप्लीकेशन लगा देता है और आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और जब बेल एप्लीकेशन लगती है तो गवर्नमेंट में रिस्पोंडेंट साइड से कोई वकील ही नहीं खड़ा होता है, तो आप क्या उसको बाई देना चाहते हैं कि उसको बेल मिल जाए? क्योंकि सरकारी वकील अगर उस केस में खड़ा होता तो शायद देशराज को बेल नहीं मिलती, और अगर अंतरिम बेल कोई ले रहा है तो इसका मतलब उसको पता ही है कि मैंने गुनाह किया। दबाव की बातें तो लगातार सामने आ रही है इस केस में, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो है सरकार के ऊपर खड़े होते दिखाई देंगे। और अगर हम बात करें तो सरकार के कुप्रबंधन का सिलसिला बहुत लंबा है और निरंतर चलने वाला है। कुल मिला के आज मेरा विषय यही रहेगा, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते। कर्ण जी, आपने जैसे कहा कि केंद्र सरकार से भरपूर मदद प्रदेश को मिल रही है और प्रदेश सरकार उसे चलाने में सक्षम नहीं है। मेरा सवाल यह है कि केंद्र की का जो पैसा आ रहा है वो योजनाओं के माध्यम से आ रहा है, और ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है। जब यूपी की सरकार, सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश के जो हक है, चाहे आपदा को लेकर 10,000 करोड़ रुपया सरकार मांग रही है, वो नहीं मिल रहा है, और उसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश के जो हक है, चाहे ओपीएस का मामला हो, जो एनपीएस का पैसा जमा, तो वो क्यों नहीं? इस पे बात करना चाहता हूं। ओपीएस में तो आपने कर्मचारियों को ठग दिया। आप बोलते थे कि कर्मचारी के आप काम करने आए, हम ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, आपने कर दिया। पर अब तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई, यूपीएस आ गई। अब तो आपने ओपीएस देकर आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए भी एम्प्लॉयज को नहीं छोड़ा। और अभी एक सर्वे हुआ, उसमें तो साफ एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ जाना चाहते हैं, पर वो एम्प्लॉय नहीं जा पा रहे। आप सत्ता में थे, अब मुख्यमंत्री जी आप विधायक थे,
आपने कई सदन अटेंड किए, आपको पता था कि ओपीएस जो है उसका रेपरकशन क्या होने वाला है। ओपीएस की जो भी इन्होंने चेंज किया तो 1750 करोड़ जो है वो केंद्र एनपीएस जमा कराने पे 1750 करोड़ हिमाचल प्रदेश को वापस देता था, जिसके ऊपर ब्याज नहीं लेता था, और वो इंटरेस्ट फ्री पैसा था जो समय के अनुसार प्रदेश को वापस करना पड़ता था। तो 1750 करोड़ का तो आपने खुद ही अपने ऊपर एक डेफिसिट क्रिएट कर दिया, और साथ में जो है कर्मचारी अब फंस चुका है, क्योंकि ओपीएस का लाभ ना वो ले पा रहा है ना सरकार दे पा रही है। और ओपीएस जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वो है कि आप पक्की नौकरियां देने में असक्षम है। आप हर चीज कंट्रैक्ट, हर चीज अनुबंध, हर चीज छोटा नौकरी। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था मुख्यमंत्री जी का, उस वीडियो में वो कह रहे हैं एम्प्लॉय की 4500 में घर नहीं चलता है, पर वो पक्की नौकरी की बात नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी। हम आउटसोर्स में ले लेते हैं, आपको 9000 दे देंगे, तो वो हंस के बोलता है कि 9000 तो कम है, बोलते जज कर देता हूं। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि सरकार क्या अब इसके अंदर 10,000 और 9,000 से ऊपर नौकरी नहीं दे पाएगी? असक्षम आप हैं। दूसरा, आपने केंद्र योजनाओं से पैसे के बारे में, आपदा का था कि जो 10,000 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ केंद्र के पास। देखिए, आपदा का पैसा हर साल आता है, और इसमें एसडीआरएफ फंड, एनडीआरएफ फंड, मिटिगेशन फंड फॉर डिजास्टर, इसके अंतर्गत हर साल 2 बारी इसमें 250 करोड़ जो कि 500 करोड़ के आसपास की संख्या होती है, वो हर साल आता है, जिसमें आपदा आए या ना आए, वो केवल मात्र आपदा प्रबंधन के लिए होता है, उसका एक बोर्ड भी गठित होता है। तो अगर हम देखें कि ये सरकार के पास पैसा अगर पिछले 10 साल से आ रहा है, तो 5,000 करोड़ जो है वो तो ऑलरेडी सरकार के पास है, तो उसका सरकार केंद्र जो है उसका हिसाब नहीं मांग रही है। पर अभी जो आपके वर्तमान में केंद्र से 3,000 करोड़ रुपए आया, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हैं। और 9,400 करोड़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आपने रिपोर्ट दायर करी है, उसमें फेज्ड मैनर के माध्यम से पैसा आ रहा है। अभी मैंने आपको चर्चा करी, 21 पुल टूटे थे, तो 21 पुल के जब आपकी जस्टिफिकेशन बन गई कि 21 पुल टूटे है, तो उसके एवज में आपके 309 करोड़ रुपए जमा हो गए खाते में। तो इनको ये उसमें नहीं गिन रहे कि पुल रिपेयर के लिए पैसा आ गया। और अगर हम इस संख्या को ले, क्योंकि आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख घर सैंक्शन हुआ, और वो भी जो है वो कौन से घर को बोला था कि जो यहाँ आपदा में जो क्षतिग्रस्त घर हुए थे उनको आप दीजिए, पर वो घर आपके पास पड़ा है, पर आप उसमें बोलते हैं कि भैया आप जो है एफसीए की परमिशन नहीं ले पा रहे, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं ले पा रहे। अरे अपने कामों के लिए तो आप एफसीए की परमिशन झट और फट लेके आ जाते हैं, पर अगर केंद्र सरकार की योजना के घर जो है वो आपदा को प्रभावित वालों को देने की बात होती है, तो आपकी एफसीए परमिशन फंस जाती है। आपदा के घरों से याद आई कि जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वो सैंक्शन किए गए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लाभार्थियों ने उन आवास को लेने से मना कर दिया, जिसका 50 लाख रुपए का मकान गया है। वो बोला कि 1.5 लाख रुपए में हम कहां से मकान बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, उसमें रिहेबिलिटेशन होता है, जिसका 50 लाख का मकान चला गया और जिसके घर पे कुछ बचा नहीं, तो अगर उसको आप रोटी कपड़ा मकान देते हैं तो उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। और अगर जो इसमें केसेस में आप केंद्र के जो इसमें प्रभावित थे, उसमें ऐसी संख्या नहीं है, जो डिजास्टर से प्रभावित लोग हैं वो इस घरों को लेने से मना करें। देखिए, अभी अर्बन बॉडीज के लिए भी जो है आवास योजना की स्कीम आती है, और अर्बन बॉडीज में भी जो है वो 20,000 30,000 घर सैंक्शन हुए। पर अगर उसमें भी अगर जो है केंद्र आपको जगह दे रहा है, वो तो आपकी जगह तो प्रदेश ने देनी है ना जी, और प्रदेश ने आपको चयन करके देना है प्लॉट का। केंद्र तो आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि हम आपको राशि देंगे और हम आपको स्वीकृति प्रदान करते हैं, पर जो आपने प्लॉट की बात कर रहे हैं, प्लॉट तो भाई साहब आपके सरकार ने देना है, तो सरकार उसमें दोषी नहीं ठहराऊंगा मैं उसको। पर जिस व्यक्ति को जो है वो लाभ मिल रहा है, अब अगर उसमें भी उसने ये बोलना है कि हमें ये पसंद है या नहीं है, अब रिहेबिलिटेशन हो रहे, तो कुल मिला के जो है केंद्र उसमें से पूरी सहायता दे रहा है और प्रदेश उसमें। आपने कहा कि ये सरकार ज्यादा देर तक चलने वाली है, क्या प्रदेश इलेक्शन मोड पे है? मध्यावधि चुनाव की आशंका है, जिस तरह से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मिलित कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी
सरकार चलाती है। अभी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम भी आने वाला है, उसमें भी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। तो हम जो है वो कार्यक्रमों के माध्यम से इलेक्शन मोड की तैयारी नहीं कर रहे। दूसरा, जहाँ ये सरकार है, सरकार तो खुद ही अनस्टेबल मोड पे है। अब देखिए किस प्रकार से जो सरकार ने है, जिस प्रकार से वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की चल रही है, और यहाँ पर तो अभी नया वर्ष शुरू हो गया है तो ये लोन पे लोन ले चले जा रहे हैं। पहले हफ्ते में 900 करोड़ का लोन ले लिया, अब 900 करोड़ का लोन ले लिया, अब जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी तो आर्थिक संकट के बीच में सरकार के ऊपर भी संकट आ सकता है और अनस्टेबिलिटी बहुत है। देखिए कुलदीप राठौड़ जी ने शिमला में बयान दिया कि हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं और लंबे समय से चल रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा था और अनेकों जगह से मेरे ऊपर केसेस दर्ज है और कार्यकर्ताओं पे भी ये सरकार वापस नहीं ले पाई, उन्होंने आवाज उठाई। इसी प्रकार से अब तो वीरभद्र जी का मूर्ति का जो मसला है वो सुलझाने वाला है, तो विक्रमादित्य जी ने तो अपने पिताजी की मूर्ति के लिए रेजिग्नेशन दे दी। और जितने भी इनके नेता है वो घुटन का माहौल तो सरकार के अंदर महसूस कर ही रहे। तो अगर कहीं भी कुछ होता है तो मैं ये कहता हूं कि ये सरकार सिर्फ स्थिर दिख रही है पर अंदर से तो अस्थिर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।